थ्रीविज मीडिया के सारे दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में जो व्यक्तित्व हमारे साथ आज थ्रीविज मीडिया के इस मंच पर विराजमान है, वह भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय अशोक कुमार सिंह सर। आपका थ्रीविज मीडिया में सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। और आपके सभी व्यूअर्स लोगों को भी थैंक यू, है ना। और उनका भी स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जी, आज अभी से लेकर अगले 1 घंटे तक हम क्षेत्रीय शेड्यूल जो आदिवासी जनजाति का जो एरिया है, क्षेत्र है, जो हम शेड्यूल के तहत उससे जानते हैं, तो इन सारी चीजों, वहां की समस्याएं, जमीन से जुड़ी हो, जंगल से जुड़ी हो, उनके अधिकारों से जुड़ी हो, उनके राजनीतिक अधिकारों से, राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े हो, इन सारे विषयों पर हम आज थोड़ी भिड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले, आप जिस पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, उसी ट्राइबल पार्टी ने एक मेरे जहन में एक सवाल आता है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी समस्त भारतीयों आदिवासियों का एक प्रतिनिधित्व करते हुए अपने नाम में दिखती है, लेकिन जो जिस राज्य का नाम वो लेना चाहती है उसका नाम भिलिस्तान है। यह भिलिस्तान नाम कहीं एक विशेष जनजाति के तौर पे आता है या समग्र आदिवासी समाज के तौर पे आता है, इसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी दीजिए। और भिलिस्तान के तहत कौन सा प्रदेश सम्मिलित होगा, इस संदर्भ में भी हमारे दर्शकों के लिए कुछ जानकारी जरूर रखें। एक तो जो भिलिस्तान जो शब्द है, ये आया है भील शब्द से, और स्थान यानी जगह पे। तो भील का संस्कृत में, तमिल में, और जो शाब्दिक अर्थ है तीर कामठी धारी, है ना। जो लोग तीर कामठी धारी धारण करते हैं, है ना, उनके संदर्भ में ये आता है। तो ये एक आदिवासी विस्तार का संदर्भ है। और हिस्टोरिकली ये पूरे जो नर्मदा, माही, तापी, साबरमती, ये सब जो नदियां हैं, अरावली, सतपुड़ा और ये माउंट आबू का जो हिल रेंज है, ये सबको भील सिविलाइजेशन, भील कंट्री के रूप में आजादी से पहले अंग्रेजों ने भील कंट्री करके बताया है। कई ऐसे लेखकों ने भीली भाषा, साहित्य, संस्कृति में भी, और कई आदिवासी समाज ने भी इस पूरे क्षेत्र का नामकरण भिलिस्तान वो शब्द से रखा है। जैसे राजपूतों से राजस्थान है, वैसे ही। तो ये जो भिलिस्तान जो शब्द है, ये किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष का बात नहीं है। एक पूरी सिविलाइजेशन, जो मानवतावादी सिविलाइजेशन का नाम है। क्योंकि ये सबसे, जो भिलिस्तान इलाका है, दुनिया के सबसे बड़े मानवतावादी सिविलाइजेशन थी यहाँ पे। जो सबसे पहले जितने भी बाहर के लोग आए, वो सूरत से आए, है ना। वास्को डी गामा जितने भी सिविलाइजेशंस भारत में एंट्री किया, या तो वो पंजाब के रास्ते से आए या गुजरात के रास्ते से आए। तो ये सिविलाइजेशंस के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, तो इसीलिए ये नाम रखा गया है भिलिस्तान। दूसरा सवाल, भारतीय ट्राइबल पार्टी। ये भारतीय ट्राइबल शब्द इसलिए रखा गया है, भारतीय है, ट्राइबल शब्द इसलिए रखा गया है कि भारत वेद और आर्य सभ्यता से पहले एक आदिवासी समाज था, और आदिवासी समाज में समानता, भाईचारा, सहयोग, ये सब मानवीय मूल्य हैं, और जेंडर जस्टिस। और भारत जो है पीड़ित है, प्रताड़ित है वर्ण व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से। तो हम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से मुक्ति के लिए ये ट्राइबल शब्द रखा है। हाँ, भारत के संविधान, हमारे जो छोटू भाई बसावा साहब है, वो भारत के संविधान की लड़वैया करने वाले पूरे देश में इतने मानवतावादी है। उन्होंने दलित समाज को प्रोटेक्शन दिया, लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी का जो राजनीतिक जनाधार और जो विचार है, सोच विचार है, जो फिलॉसफी है,
तो भारतीय समाज के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी समाज आता है उसको अपने दायरे में लाकर भारत में एक समतावादी राज्य व्यवस्था या समतावादी राज्य भारतीय ट्राइबल पार्टी लाना चाहती है। लेकिन कहीं भी ट्राइबल पार्टी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष में एक तरह से एक समतावादी राज्य व्यवस्था प्रस्थापित करने के लिए जो एससी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक अलग अलग समुदाय से है और जो भी गरीब तबका है जो कि हर धर्म समाज से आता होगा, तो इन सबके लिए इकट्ठा करने के लिए या इनको संगठित करने के लिए एक रणनीति के तौर पे भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ एक विशेष प्रोग्राम के तौर पे अभी क्या चल रहा है? सर, हम आपको बता दें कि ये 2014 में वहाँ व्हाइट हाउस जो भरूच में छोटू भाई बसावा जी का जो संगठन का जो जगह है, वहां पे पूरे देश भर के ओबीसी लीडर सब आए थे, सभी जाति के ओबीसी के करीब करीब सभी जाति के लोग आए थे। 5 पे कि देश में कैसे समतावादी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो। तो रणनीति के तौर पे यही हुआ था कि निर्णय कि ये बिना राजनीति का नहीं संभव है। तो जो हम भिलिस्तान टाइगर सेना से काम कर रहे हैं और भिलिस्तान विकास मोर्चा से काम कर रहे हैं, उसके जगह पे हम लोगों को भारतीय ट्राइबल पार्टी बनाना चाहिए। और यदि ओबीसी के लोग भी चाहते हैं अपनी पार्टी बनाना, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओबीसी की पार्टी है या ट्राइबल पार्टी है या शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, माइनॉरिटीज की पार्टी है, उनका गठबंधन करना चाहिए। और जो लोग मान लीजिए कि किसी दल से सहमत नहीं है या उनके प्रति उनको नाराजगी है, तो अपना खुद भी दल बना सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा समाज पार्टी वहां के लोधी समाज के लोगों ने बनाया है ना, क्योंकि काफी लोधी समाज जो है उनका दुरुपयोग हुआ है, तो उससे उनके जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो लोगों ने कहा। उसी तरह से आपको जो एक बली राजा पार्टी महाराष्ट्र में जो बुद्धिजीवी ओबीसी के साथ में आंदोलन में काफी काम किए हैं, वो लोगों ने एक पार्टी बनाया। एक भारतीय पंचायतों के साथ काम करने वाली पार्टी दिल्ली और हरियाणा और पंजाब और यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में काम करने वाला जो संगठन था, उसने पार्टी बनाया भारतीय पंचायत पार्टी, है ना, वो भी ओबीसी की। तो ये कंट्रीब्यूशन है छोटू भाई बसावा साहब के यहाँ कि उनके विचारों से प्रभावित होकर ये तीन जगह में 3 पार्टियां बनी और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के, राजस्थान के चुनाव में उन्होंने अपना, और महाराष्ट्र के चुनाव में कई जगह पे खड़े रहे, अपना राजनीतिक दावेदारी प्रस्तुत भी किया है। तो यही हमारी रणनीति है भारतीय ट्राइबल पार्टी की कि अभी देश में जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, वर्कर्स, फार्मर, फिशर वर्कर्स, महिलाओं के जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको एक मंच पे लाया जाए और उसको एक मंच पे लाके एक महागठबंधन बनाया जाए जो कांग्रेस बीजेपी के जो संविधान विरोधी है ना, और समाजवाद विरोधी और जो धर्मनिरपेक्ष विरोधी जो गतिविधि राजनीति है, उसको एक्सपोज किया जाए और इन लोगों को सत्ता में लाया जाए। क्योंकि देश की जनसंख्या जो है, आप सर जानते हैं कि मंडल कमीशन के अनुसार, मंडल साहब ने, डॉक्टर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने कहा है कि भारत की में ओबीसी की जनसंख्या 54% है। देश में एससी और एसटी की प्रतिशत 25% है। तो कुल मिला के, और महिलाएं जो है 50% है, तो 45% वोटर्स है। तो ये सारा जो अलग अलग जो तबका है जो प्रताड़ित है, भारत के जो धार्मिक उन्माद से, जातीय उन्माद से, वर्णवादी उन्माद से जो प्रताड़ित लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हो या अनुसूचित जाति के लोग हो या पिछड़ी जाति के लोग हैं। आदिवासी समाज तो वर्ण और जाति में आता नहीं है सर। तो ये समस्या, यही चीज एससी को और ओबीसी को आदिवासी समाज से सीखना है, और इसीलिए हमारा गठबंधन जो है उनके साथ में हो रहा है कि उनको हमको सेकुलराइज करना है, उनको धर्मनिरपेक्ष बनाना है
उनको समाजवादी बनाना है और उनको आदिवासी वाली जो मानवीय मूल्य हैं, सहकार का, सहयोग का, है ना, और भाईचारे का, प्रेम का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, टिकाऊ विकास का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोगी संबंधित ही उसका दोहन का, तो बहुत जो सीखने के लिए, तो इसलिए हम एक टीचर की भी भूमिका में हैं आज, है ना। और सर मैं तो टीचर ही हूँ, पेशे से मैं टीचर हूँ, रिसर्चर हूँ और ट्रेनर हूँ, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत तो बहुत शायद बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायद छोटू भाई बसावा साहब ने यही सोच के मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि अशोक तुम ये राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता भारतीय ट्राइबल पार्टी की जिम्मेदारी लो, और हमको तुम पे विश्वास है कि देश भर के जो ओबीसी है और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो आपको सुनेंगे। आप एक अच्छे शिक्षक है, एक अच्छे प्रशिक्षक है और एक ऐसे अनुसंधान बिना फैक्ट्स एंड फिगर के नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात रखी आपने। भारतीय ट्राइबल पार्टी का एक सामाजिक विस्तार की बात आपने बहुत सटीक तौर पे और बहुत सही तौर पे आपने रखी है। खास तौर पे जब हम ऐसे विषयों पर कार्यरत होते हैं, जैसे भारतीय ट्राइबल पार्टी अभी उन आदिवासियों के नेतृत्व में समग्र भारत में अगर राजनीतिक बदलाव लाना चाहती है, सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती है, जो भारतीय संविधान के तहत माना जाता है, तब चल के ऐसी बात होती है कि कहीं ना कहीं हमारे तबके के ही लोगों को लेकर जो विषमतावादी पार्टियां होती है या विषमतावादी विचार वाले लोग होते हैं, वो ट्राइबल में से ही कुछ लोगों को लेकर हमारे सामने एक चुनौती खड़ी कर देते हैं। तो यह समस्या लगभग सभी तौर पे सभी समाज को यह समस्याएं तो होती है, लेकिन ऐसे में भारतीय ट्राइबल पार्टी की सोच क्या रहेगी कि जब हमारे अंदर ही हमको चुनौतियां खड़ी कर दी जाती है किसी व्यक्तित्व के माध्यम से, तब भारतीय ट्राइबल पार्टी इसका निरसन कैसे करेगी? चुनौतियों से हम कहाँ डरे हैं साहब। चुनौतियां तो हमारी इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, और ये जंग है साहब। और ये सामाजिक न्याय के जंग में जो हमारे अंदर में जो साथी जो हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो उस तरफ चले गए हैं, ऐसे बोले, वो वापस आएंगे, हमको पूरा विश्वास है। क्योंकि वो अभी इस वजह मिसगाइडेड है, मिसलीडेड है, उनको जानकारी नहीं है। जैसे ही उनको वास्तविकता की जानकारी होगी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के विचारधारा उन तक पहुंचेगी, उसकी रणनीति उन तक पहुंचेगी, वो पाला बदल देंगे। आपको उदाहरण बताता हूं साहब, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जब राष्ट्रीय जनता दल बनाए थे, और वहां पे इसी तरह की पार्टियां वहां पे थी पहले से, और वहां पे लालू प्रसाद जी के जो वोट बैंक थे उनको डिवाइड करने के लिए उनके खिलाफ में ऐसे कई लोगों को खड़ा किया। लेकिन लालू जी ने बहुत विनम्रता से, आदर से, राजनीतिक चतुरपना से उनका मुकाबला किया, और उन्होंने कहा कि देखो अपने भाइयों बहनों, ये जो है सामने वाले जो अपने जो विरोधी लोग हैं, दुश्मन तो नहीं कहेंगे, हम तो मानवतावादी है, जो हमारे विचार विरोधी लोग हैं, जो हमारे कार्य विरोधी लोग हैं, उन लोगों, वो लोग आपको जो पैसे का, दारू का, मुर्गे का, कुकड़े का, या जिस लेवल के हैं, किसी को नौकरी का, किसी को धंधे का, जो लालच दिए हैं, आर्थिक लालच, है ना, किसी को पैसे का लालच, किसी कुछ भी जो लालच दिया हुआ है, उस लालच से आप उपयोग कर लो, देते हैं तो, है ना। लेकिन जब मौका, जब वोट देने जाते हो ना, आप वोट देने जाते हो तो बटन आपके हाथ में होता है, वोट हमारा, राज उनका नहीं चलाओ। आप समझदार हो, इशारा काफी है। ये जितने भी जो अपने विरोधी लोग हैं उनका आप लो, आप जो सहयोग कर रहे हैं उनका सहयोग लो, लेकिन आपके हाथ में बटन है, आपके हाथ में बैलेट है, आप वहां वोट देने जाते हो, वहां कोई देखने नहीं आता है कि किधर मार रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो रूलिंग पार्टी के जो आदिवासी विधायक हैं
और रूलिंग पार्टी का कोई भी जो आदिवासी क्षेत्र से संबंधित कोई भी नीतिगत फैसला होता है जिससे आदिवासी समाज का अहित होता है, तो वैसे विधायक या मंत्री बोलने की उनकी ताकत नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को ही विधायक मंत्री लोगों को बनाते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है, जो उनसे सवाल न कर सके। और यदि किसी ने सवाल कर भी दिया तो उसको अलग रास्ता दिखा देते हैं। उदाहरण के तौर में डॉक्टर दिलीप सिंह भूरिया साहब, मेरा दिलीप सिंह भूरिया जी के साथ में बहुत नजदीकी का रिश्ता रहा है, जो भूरिया कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के पेशा एक्ट को लागू करने के संदर्भ में। तो भूरिया जी ने हमको कहा था कि अशोक ऐसा है कि पार्टी के तहत में, मैंने उनसे पूछा कि सर आप तो इतने साल से रहे, आपका पार्टी का एक्सपीरियंस क्या रहा? बोला देखो अशोक, पार्टी के अंदर में तुमको रहना है तो गुलामगिरी करो, और यदि सही बात तुम कहते हो और आदिवासी के हक की बात कहते हो तो जो पार्टी का आला कमान है जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट कॉर्पोरेट्स के साथ में है, क्योंकि चुनाव में पैसा वो लोग देते हैं, तो वो हमें टारगेट करके हम जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको साइडलाइन करते हैं। उन्होंने कई अच्छी उदाहरण देके बताया था कि किस तरह से कांग्रेस में, एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे वो, और कांग्रेस के ही लोगों ने जब उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा में विस्थापितों का सवाल का समर्थन किया और 5वीं अनुसूची को लेके सवाल किया, तो वहां के कांग्रेसी सरकार में उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको पार्टी तक छोड़ना पड़ा। तो हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि जो अभी टीएससी, अभी जैसे राजस्थान के ये पॉलिटिकल क्राइसिस में हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ में उनको समर्थन, सशर्त समर्थन का उस बात कही थी, जिसमें हमने कहा था अशोक गहलोत को। अब बताइए, अशोक गहलोत खुद ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन है और उनको मालूम नहीं है कि मैं चेयरमैन हूं, तो उनका चीफ सेक्रेटरी या ये तक भी नहीं बताता है कि ट्राइबल से संबंधित फैसला चीफ सेक्रेटरी लेता है। तो हमने कहा कि साहब आप ओबीसी के नेता हो, है ना, कांग्रेस आपको ऐसा प्रस्तुत करती है ना, ऐसे तो आप राजस्थान के नेता हो, सभी लोगों के दिल में राज करते हो, लेकिन जब आदिवासी सबसे ज्यादा आपको विधायक चुन के देता है दक्षिण राजस्थान से, उसके दम पे आज हमारे पार्टी के विधायक भी कई चीजों के, हमारे इंटरनल बातों के बाद में आपका समर्थन करने के लिए आए हैं। तो आप ऐसा हमारे निर्णय में कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो चेयरमैन का पोस्ट है आप अपने ट्राइबल मिनिस्टर को ही दे दो ना, और उसमें जो अलग से बोलते हैं कोऑप्टेड जो नॉन ट्राइबल एडवाइजर है, उसमें ऐसे लोगों को रखो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है ना, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि हाँ आदिवासियों के लिए उन्होंने एकेडमिक रूप में अच्छा काम किया है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडिंग में अच्छा काम किया है, ऐसे लोगों को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे सीनियर आदिवासी लीडर है, जिनको काफी समय से विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, ऐसे लोगों को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बनाओ, जो आदिवासी विस्तार में जो बजट है, टीएसपी का जो बजट है, उसका गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग ना हो जाए, उसका डाइवर्ट नहीं हो जाए। आपको जान के बहुत दुख होगा सर, हमें भी दुख है कि जो बजट के लिए, जो शेड्यूल ट्राइबल इलाके के लिए जो जनसंख्या के अनुपात में जो बजट एलोकेट होता है, उस बजट का आप अध्ययन करो सर, ट्राइबल बजट का। तो किस तरह से ट्राइबल डेवलपमेंट का बजट का इस्तेमाल ट्राइबल डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी आदिवासी विनाश के लिए, आदिवासी विकास का पैसे को आदिवासी विनाश के पैसे के लिए उपयोग किया गया है ना, तो वो पैसा डाइवर्ट करते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं, है ना। आप सर टीएससी के एडवाइजर काउंसिल में सभी राज्यों में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है सर, उदयपुर में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पुणे में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और आपको ये गुजरात विद्यापीठ में ट्राइबल रिसर्च, करोड़ों रुपए का ग्रांट, उस ट्राइबल रिसर्च में इतने रिसर्चर होने के बाद में ट्राइबल रिसर्चरों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये चारों ट्राइबल रिसर्च उसमें जाइए सर और पता कीजिए कि नंबर ऑफ ट्राइबल रिसर्चर्स
इन दैट इंस्टीट्यूशंस यू विल बी सरप्राइज। तो ये गवर्नर साहब को नहीं दिखता है, भारत के राष्ट्रपति साहब को नहीं दिखता है, भारत के ट्राइबल मिनिस्टर को नहीं दिखता है, भारत के राज्यों के ट्राइबल मिनिस्टरों को ये चीज नहीं दिखता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, एनसीपी शिवसेना की सरकार हो, ये चार दल ही हैं इस पूरे भिलिस्तान में, या भारत के दूसरे। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, नए चीफ मिनिस्टर झारखंड का, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, है ना। हाँ सर जी, मेरी आवाज आ रही है ना सर जी? जी जी आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। एक बहुत यानी आपने जो सारी बातें रखी कि इन सारी बातों को सुनकर आदमी कोई भी जो समाज के विहित हित से जुड़ा हो एक हक्का बक्का रह जाएगा। आपने जिक्र जरूर किया गवर्नरों का और देश के राष्ट्रपतियों का, जो पांचवा जो अनुसूची जो होता है संविधान के तहत, उसको लागू करने की जिम्मेवारी गवर्नर और राष्ट्रपति जी की होती है। उसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में हाँ, जो वनों का जो अधिकार है, स्वामित्व है, जो उसका जो ओनरशिप है, वो माइनर तौर पे आदिवासी समाज के तरफ जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये कहीं भी होते हुए नजर नहीं आता। दूसरी ओर जो आदिवासी की जो जमीनें हैं, वो जमीनें हाँ, हड़प करने के लिए कहीं ना कहीं कारपोरेट क्षेत्र खड़ा हो जाता है। उसको सरकारें जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के जरिए उसके तहत उसकी सिफारिश भी कर देते हैं। ये बहुत सारी बातें होती है। तो आज जो जमीन का सवाल जो है, पांचवी अनुसूची को लेकर वनों का जो स्वामित्व है वो भी आदिवासी को नहीं दिया गया है आज तक। तो इस संदर्भ में पूरे भारतवर्ष में आज समस्या क्या है और कैसी है? देखिए सर, राजस्थान में जंगल जमीन जन आंदोलन, मध्य प्रदेश में भिलखंड मुक्ति मोर्चा, और इसका गुजरात में गुजरात आदिवासी महासभा, और आदिवासी संगठन श्रमिक संगठन महाराष्ट्र में, ये लोगों ने एप्लीकेशंस बना के भारत सर्वे करके, कि जमीनों का सर्वे करके और साइंटिफिक सर्वे करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट अफेयर्स और एनवायरमेंट को बहुत, ये मेरे ख्याल से 95 से फॉरेस्ट राइट एक्ट आया उसके पहले से ये चल रहा था, है ना। और हम लोगों ने, मतलब मेरी जो जानकारी है कि कम से कम 5 लाख ऐसे एप्लीकेशन दिए गए हैं। और जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आया उसके तहत में जो जमीन दी गई है, 5 लाख परिवारों की बात कर रहा हूं सर, वो 5 लाख परिवारों में से 1 लाख लोगों को भी नहीं दिया गया, और दिया भी गया तो 1 गुंठा, आधा गुंठा, मतलब कि बंदर का बाग, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है सर। और ये चारों राज्यों की जो सरकारें हैं, कांग्रेस के, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी की, ये सब जिम्मेदार है। और इनको आदिवासियों से कोई मोह नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, केवल इनका वोट चाहिए, इनके नोट चाहिए और इनके कुदरती संसाधन चाहिए। इनके प्रति संवैधानिक जिम्मेदारी उनकी कुछ नहीं है सर। और ये बहुत दुख के बात कहना पड़ रहा है कि जिस काम के लिए राष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी गई है, गवर्नर महोदय लोग को जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाया है सर जी। और ये एक दुख की बात है, ये भारत के लोकतंत्र का फेल्यूर है। 74 साल हो गया, देश के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र से राष्ट्रपति हुआ है, सिर्फ एक आदिवासी समाज से नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ सर? ये भारत के लोगों की मानसिकता बताती है। हम भी भारतीय हैं, तो हम ये, हमारे कि ये भारतीय लोकतंत्र का फेल्यूर है कि हम 74 साल में भी जिस समाज को जहां पे होना चाहिए, अप्रोप्रिएट पोजीशन मिलना चाहिए, हम उनको उस जगह पे उनको वो पद नहीं दिए। ऐसा थोड़े है कि उसके लिए लायक नहीं है। कई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे हुए हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, योग्य व्यक्ति थे भारत में, दुनिया में, लेकिन नहीं। संगमा जी योग्य व्यक्ति थे, नहीं। तो हमारे समाज के प्रति भारत के जो अन्य समाज है उसको अपनी रवैया में सुधार लाने की जरूरत है। और भारत के संविधान का जो कसम खाने वाले संविधान सभा में लोग हैं, जो राज्यसभा में है, जो लोकसभा में है, विधानसभा में है, विधान परिषद में है,
ये उन लोगों के सामने चैलेंज है, पड़कार है, चुनौती है कि वो ईमानदारी पूर्वक, जवाबदारी पूर्वक राष्ट्रपति जो है आदिवासी समाज को बनाएं, और ऐसे आदिवासी को ना बनाएं जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी के जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं और जो प्रधानमंत्री हैं, जो बिल्कुल ही जिस समाज का प्रतिनिधित्व बन के वो वोट लेके वहां पे बैठे हैं, उस समाज के विरोध में काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति भी जिस समाज का नाम लेके उनको राष्ट्रपति बनाया गया, उस समाज के विरोध में काम कर रहे हैं। अभी जो सत्यमेव जयते जो हमारा अशोक चक्र में अभी धर्म का बात उन्होंने घुसेड़ दिया, जहां सत्यमेव जयते होता था उसमें धर्म घुसेड़ दिया है। राष्ट्रपति क्यों चुप है? भारत का पिछड़ों का प्रधानमंत्री क्यों चुप है? नहीं, इस संदर्भ में एक बात ऐसी कि वो सत्यमेव जयते जो है वो भारत का ब्रीद है। हाँ, वो भारत के ब्रीद से तो नहीं हटाया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो ब्रीद है वो पहले से अलग से ही है। उसके संदर्भ में थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कई सोशल मीडिया पर। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है, आज ही के वो आया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान से बंधा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे धर्म का आड़ ले सकता है? हाँ नहीं, वो तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो ब्रीद है वो पहले से अलग है। वो भारत का जो ब्रीद है सत्यमेव जयते वो भारत सरकार का है, अलग से वो एम्बलेम में है, उसका अलग, उसका अभी फिलहाल उस पर कोई ऐसे अधिकृत तौर पे कहीं बात नहीं आई। वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो चल रही है। मैं सर एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है। किस आधार पे लगी हुई है? हाँ, बिल्कुल 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 उसके खिलाफ जन आंदोलन हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर पुणे से लेकर जयपुर तक पिछले कुछ साल पहले बाबा आढाव ने एक यात्रा भी निकाली थी। बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन अभी तो आप गहलोत साहब को उसके संदर्भ में एक आह्वान कर सकते हो उस बारे में। नहीं कहा, हमारे विधायकों ने कहा, उनको हमारे विधायकों ने टीएसी के ऊपर में कहा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर में कहा, 5वीं अनुसूची के बारे में कहा, और 14 उनको टर्म्स कंडीशन दिए थे सपोर्ट में। बाद में ठीक है, सचिन वापस आ गए हैं तो उनको हमारी परवाह नहीं है ऐसा लग रहा है। वो तो क्या है कि कांग्रेस ने हमारे साथ में सर बहुत गलत खेल खेला है, गुजरात में भी और राजस्थान में भी। हम बहुत दुख के साथ कह रहे हैं, और शायद सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को इस बारे में पता नहीं है कि उनके जो सलाहकार जो गुजरात में और राजस्थान में हैं, वो किस तरह से उनको मिसलीड कर रहे हैं और आदिवासियों का सहयोग लेकर आदिवासियों के विरोध में आदिवासियों को खड़ा कर रहे हैं। माननीय छोटू भाई बसावा ने और साहब महेश बसावा ने अहमद पटेल को राज्यसभा जाने में सहयोग किया था सेकुलरिज्म के आधार पे, संविधान के अनुसार के संविधान और डेमोक्रेसी बचाने के लिए। उसी यहाँ के गुजरात के यूनिट ने वहां पे छोटू भाई जब संसद में लड़े भरूच से, वहां उन्होंने कैंडिडेट दे दिया। ऐसे ही हमारे जो 2 विधायक हैं उनको उन्होंने बंधक बना लिया था। हम गए थे छुड़ाने के लिए जयपुर में उनको, और चीफ वहां पे, और वो उनका जवाबदारी बनता था कि हमारे छोटू भाई महेश भाई से और छोटू भाई बसावा साहब से वो बात करके राजी लेके, हम तो जरूर डेमोक्रेसी के हम पक्ष में हैं, हम सेकुलरिज्म के पक्ष में हैं, हम समाजवाद के पक्ष में हैं, हम संविधान के पक्ष में हैं, तो हमसे वो बात करना चाहिए डायरेक्टली हमारे विधायकों को। और उन्होंने बंदी बना लिया, उनका गाड़ी से चाबी छीन लिया। हम गए उनको छुड़ाने के लिए तो हमको डिटेन कर दिया होटल में। तो कांग्रेस ये जो डबल गेम खेल रही है, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज पार्टी का सहयोग उनको चाहिए, लेकिन सहयोग लेके यूज एंड थ्रो वाला काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के जो लोग भी है उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि भैया, जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़े हो ना, आज का एससी एसटी ओबीसी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। ये कोई द्रोणाचार्य का यूनिवर्सिटी नहीं है ना। तो उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसी ससेक्स यूनिवर्सिटी, उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया बॉम्बे, सारे यूनिवर्सिटी में हम लोग भी पढ़े हैं। तो तुम्हारा जो खेल जो हमारे बाप दादाओं के साथ में खेला है, अब नहीं चलेगा। हम बहुत गुस्से में ये बात कह रहे हैं
और बहुत समझदारी से और जिम्मेदारी से, यदि तुम भारत में छोटे जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के दलों के साथ में गठबंधन चाहते हो तो बीजेपी के साथ में भाई बहन खेल मत खेलो, और हमें जो उनके इशारे पे हमें दबाने की कोशिश मत करो, तुम खुद बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बर्बादी का तो इतिहास वो खुद उन्होंने लिख दिया है भारत में, कांग्रेस मुक्त भारत का। तो तुम अपने सहयोगी लोगों को क्यों इस तरह से व्यवहार कर रहे हो जो उचित नहीं है, अनुचित है, गैर बंधारणीय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे ये बात समझी जा सकती है। कहीं ना कहीं ये तो बात सही है कि कांग्रेस का जो जनाधार रहा है बहुत सारे पहले से, जैसे शायद 1978 में इंदिरा गांधी की सभा हुई थी महाराष्ट्र के नंदुरबार के खांडवारा में। उसके बाद एक जन लहर जो है आदिवासी समाज में उनके साथ जुड़ गई, और उससे पहले भी कांग्रेस का जनाधार जो था वो SC ST OBC माइनॉरिटी था। लेकिन कहीं ना कहीं इस समाज को, इन सारे प्रवर्गों का कहीं ना कहीं नाराजगी कांग्रेस के साथ जरूर है, यह बात अलग है। लेकिन अभी मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूं कि पैसा जो है, कानून जो है, पैसा 73वीं घटना अमेंडमेंट के तहत 1992 में पंचायत राज आया। उसके ठीक 4 साल बाद यानी दिसंबर 1996 को, 24 दिसंबर को, यानी आने वाले 24 दिसंबर को इसको लगभग 24 साल हो जाएंगे पैसा को, जो आदिवासी क्षेत्र के लिए ये कानून बनाया गया। तो बहुत सारे लोग पैसा के खिलाफ बात करते हैं, बहुत सारे पैसा के समर्थन में बात करते हैं। पैसा के संदर्भ में आप एक भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपकी राय क्या है? कंसेशन टू शेड्यूल एरिया है, ठीक है। अब ट्राइबल इलाके में पेशा के ही जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, उसके अनुसार ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ये उसका मूल मंत्र है और उसका स्पिरिट और इंटेंट है पेशा एक्ट का, जिसको भुरिया साहब ने, दिलीप सिंह भुरिया साहब ने अपने रिकमेंडेशंस में कहा। तो हम तो इसके इस स्पिरिट के संदर्भ में बहुत ही क्लियर हैं कि पेशा जो है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही बेहतरीन कानून है। अब इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन से जो तकलीफें सरकारों को हो रही है, जो कुदरती संसाधनों पे निर्णय और टैक्स जो है हम खुद लगाने वाले, हम अपने सत्ता का सदुपयोग करने लगे। यानी कि हमारे जितने सरपंच हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था में पेशा एक्ट के तहत में, वो इतने इंपावर होते जा रहे हैं कि उसी के संदर्भ में उन्होंने पत्थलगड़ी गाड़ना शुरू किया था सर, कि वो बताना शुरू किए थे। पत्थलगड़ी का ये उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना कि इसके 5वीं अनुसूची पेशा के में क्या क्या प्रावधान है, और ये जानो और कैसे कैसे लागू करना है, इसको मानो और करो। इसके लिए तो लोगों ने, तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है पेशा कानून में, सरकार परेशान है सर, है ना, क्योंकि जो मुफ्त में जो सरकारी जमीन का, फॉरेस्ट की जमीन का, बंजर जमीन का, गौचर की जमीन का, ये औने पौने दाम में कंपनियों को दे देते थे, अब वो चलेगा नहीं, क्योंकि उन्हीं के कंपनी एक्ट के तहत में है कि जो जिस पर्पस के लिए लैंड लिया गया है, वो लैंड उसके नहीं उपयोग होता है तो वापस कर दो जिन लोगों से लिया है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे भरूच में एक कंपनी ने लिया था, वहां पे साइकिल कंपनी बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए लिया था जमीन, वो जमीन वापस उनको देना पड़े। हमने अभी वहां पे डॉक्टर छोटू भाई बसावा साहब ने, महेश भाई ने और पूरी BTS BTP की टीम ने डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वहां पे फाउंडेशन किया अभी ये 9 अगस्त को, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि 5वीं अनुसूची जो है पेशा कानून आदिवासियों की हक का सबसे बड़ा हथियार है, और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और BTP इसको लागू करने के लिए देश भर के आदिवासी विस्तारों में BTP BTS के माध्यम से आंदोलन, और सारे दूसरे भी ट्राइबल पार्टीज के साथ में और ट्राइबल संगठनों के साथ में मिलकर इसको 100% लागू करने का काम करेगी सर। बिल्कुल सर, मैं इसके साथ थोड़ा सा एक सवाल जोड़ना चाहूंगा कि पैसा लागू करने के बाद लगभग
15 साल के बाद कुछ राज्यों ने इसके ऊपर अपने नियम और कानून लाए, क्योंकि स्टेट को ये बनाना होता है। जी। लेकिन खास तौर पे जो ट्राइबल स्टेट माने जाते हैं, हाँ। छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दोनों राज्यों में अभी तक पेशा के नियम और कानून नहीं बने हैं राज्य सरकार के अंतर्गत। आपने कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जिक्र भी किया। क्या आज वो पेशा के संदर्भ में अपना कानून बनाना चाहेंगे, या बन रहा है या बन गया है? इस संदर्भ में आपकी क्या जानकारी है? अभी हमको इसके संदर्भ में जो जानकारी नहीं है कि उनका क्या इनिशिएटिव है, लेकिन ये हम लोगों का समझ है कि जो महाराष्ट्र पैटर्न है, महाराष्ट्र पैटर्न की बात आती है, उसमें पेशा का ये कि अभी तक ये मॉडल सबसे बेहतरीन मॉडल है, हमने ऐसा समझा है। अभी कंपैरेटिव स्टडी उसका नहीं हुआ है कि कौन सा मॉडल जो है पेशा कानून का बेहतरीन मॉडल है, जिसमें कंप्रिहेंसिवली आदिवासी समाज को और जो आदिवासी विस्तार में रहने वाले अन्य गरीब लोगों के लिए क्या प्रावधान है, क्या नहीं है। तो लेकिन हम जरूर आप इस संदर्भ में वहां के चीफ मिनिस्टर, दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ में बातचीत करेंगे। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ के सीएम के जो फादर हैं, वो आए थे छोटू भाई से मिलने के लिए, छोटू भाई बसावा से मिल के गए और उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित में जो भी संभव होगा हमारा बेटा वहां पे करेगा। अब ये देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। अभी का तो उनका कोई उस तरह का पॉजिटिव डायरेक्शन, वहां का आदिवासी समाज उतना ज्यादा खुश तो नहीं है उनके, क्योंकि अभी का उनका एक स्टेप आया कि ये राम परिक्रमा का जो उन्होंने कहा, उससे पूरा छत्तीसगढ़ के और देश भर के आदिवासी उनसे नाराज हो गए हैं। और इस नाराजगी का बघेल साहब के, जो नंद कुमार बघेल जी को बता दिया गया है कि अपने बेटे को बता दीजिए, क्योंकि वो कांग्रेस का नेता है, वो ओबीसी का नेता और आदिवासी दलित का नेता नहीं है। तो जो कांग्रेस हाईकमान जो कहता है वो उनका वो काम करते हैं, तो उनके बस की भी बात नहीं है। लेकिन हम जानना चाहेंगे, उनके चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखेंगे और जानना चाहेंगे कि पेशा कानून में दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को हम, हमारी पार्टी के तरफ से एक चिट्ठी जाएगा और इसकी जानकारी लेके हम फिर आपको कि उनका क्या रिस्पांस रहा हम आपको सूचित कर देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारा, लेकिन समय की एक पाबंदी होती है। इसलिए मैं एक आखिरी सवाल आपको करना चाहता हूं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी आने वाले बिहार चुनाव में, गुजरात के जो बाई इलेक्शन है, उपचुनाव जो है, इन उपचुनाव में और आने वाले कई चुनाव में 2024 तक कई चुनाव आएंगे, तो इस संदर्भ में एक गठबंधन के तौर पे या एक सशक्त पर्याय देने के रूप में भारतीय ट्राइबल पार्टी क्या करना चाहेगी और क्या उनका रुख है? बहुत बढ़िया सर। ये गुजरात में बाई इलेक्शन है और मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन है और बिहार का इलेक्शन है, बंगाल का इलेक्शन है और उड़ीसा का इलेक्शन है। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी का ऐसा समझ है कि हम गठबंधन करेंगे लाइक माइंडेड पार्टी से, जैसे ओवैसी जी के पार्टी से, एआईएम जो है उनसे, है ना। और बिहार में आरजेडी के और मांझी जी की पार्टी है, उनके साथ में करने का यदि बातचीत चलता है, होता है, तो हमारा वहां पे ज्यादा जो हमारा फोकस रहेगा वो बंगाल रहेगा और उड़ीसा रहेगा, क्योंकि वहां पे आदिवासी वोट बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकली आदिवासी वहां पे उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनका बॉर्डर का पार्टी है। लेकिन मुझे अभी तक पूरा जानकारी नहीं है सर कि बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उड़ीसा में झारखंड मुक्ति मोर्चा या जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो छत्तीसगढ़ की आदिवासी पार्टी है, उनका कितना वहां पे पकड़ है। हम चाहेंगे उनके साथ में गठबंधन करते हुए भी और उन राज्यों में फोकस करें, और जहां पे जो हमारे ओबीसी की पार्टी है, हमारी माइनॉरिटीज की पार्टी है, हमारी शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, हमारी महिलाओं ने भी पार्टियां बना ली सर, पार्टी बनाई है, हम उनके साथ भी गठबंधन करेंगे। जो प्रोग्रेसिव है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानती हैं, जो डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा को मानती हैं, जो डॉक्टर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के रिकमेंडेशंस को मानती है, जो ऑनरेबल जज राजेंद्र सच्चर के रिकमेंडेशंस मुस्लिम राइट्स को मानते हैं, ऐसे लोगों के साथ में हम गठबंधन करेंगे सर आने वाले समय में। बिल्कुल।
बहुत सटीक सोच विचार रखा है आपने। पक्ष के संदर्भ में जो दृष्टिकोण रहेगा, पक्ष का वो रवैया रहेगा, वो सारी चीजों को आपने सामने रखा। बहुत सारी बातें थी जो समय की पाबंदी से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ समय समाप्त नहीं होता है। आने वाले दिनों में हम अलग अलग विषयों पे निश्चित तौर पे चर्चा करेंगे, शामिल करेंगे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आपको, भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, और आप जरूर सहयोग दीजिएगा। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा भी करते हैं, और आने वाले समय में कई बार हम आपसे संबंध करेंगे, संपर्क करेंगे। आप निश्चित तौर पे थ्री वेज मीडिया को अपना एक बहुमूल्य समय देने की कोशिश करेंगे। इस अपेक्षा के साथ आज का यह सिलसिला हम यही रोकते हैं। आपने जो आज का अपना अमूल्य समय थ्री वेज मीडिया के लिए दिया, उसके लिए हम आपके बहुत सारे आभारी हैं, शुक्रगुजार है। आज यही हम बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मैं भी आपके जो दर्शक लोगों को जो मेरी बात सुने, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, सही हो, उसका जरूर हमको फीडबैक मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि जो ये अवसर मुझे दिया है वो माननीय छोटू भाई बसावा ने और महेश भाई बसावा ने, अब उस पे मैं कितना खरा उतरा हूं ये तो वक्त बताएगा। सबको पुनः धन्यवाद, शुक्रिया, है ना, सलाम।